तो आज हम असमटोटिक नोटेशन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि असमटोटिक नोटेशंस क्या होते हैं और उनका बेसिक्स क्या होता है और हमें उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। और डिटेल में हमने पहला असमटोटिक नोटेशंस देखा था। 3 टाइप्स के असमटोटिक नोटेशन होते हैं। एक होता है बिगो। बिगो हमेशा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। सेकंड होता है दिस वन, ओमेगा नोटेशन, एंड ओमेगा नोटेशन ऑलवेज टोल्ड अबाउट बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड द लास्ट वन asymptotic notation is theta that always tells about average case time complexity, जो हमेशा average case time complexity को बताता है। तो इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे एल्गोरिदम सीरीज के पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं उन 3 लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने इस लेक्चर के लिए जो भी बेसिक्स है वो सब बेसिक्स पढ़ा हुआ है। और अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, तो आप डायरेक्ट इसे देखिए। तो लेट्स प्रोसीड। तो अब हम बात करते हैं ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन हमेशा ये बताता है, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ओमेगा इज अ फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम। इट मेजर्स बेस्ट केस और मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम कैन पॉसिबली टेक। इसका मीनिंग ये है कि ओमेगा नोटेशन ये बताता है कि हमारा एल्गोरिदम अगर रन हो तो वो रन होने में कम से कम कितना टाइम लेगा, मींस वो कम से कम कितना टाइम ले सकता है, ये ओमेगा नोटेशन बताता है। क्योंकि ओमेगा नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट केस क्या होगा, जब वो कम से कम टाइम ले एग्जीक्यूशन। तो कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी प्रॉब्लम जिसको अगर हम एग्जीक्यूट करें और वो कम से कम टाइम ले, तो उस कम से कम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ओमेगा नोटेशन को, और इसको हम लोअर बाउंड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे कम टाइम तो हो ही नहीं सकता। मींस अगर हमने एल्गोरिदम को रन किया तो ये बेस्ट टाइम होगा, मींस इससे कम टाइम कोई भी एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन में ले ही नहीं सकता। तो इसकी थोड़ा सा जो बेसिक्स है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, उनको आप जरूर देखिएगा। तो लेट्स प्रोसीड। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन की बात। अब इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज अ फंक्शन fn, मींस एक एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम को हमने कन्वर्ट कर लिया पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिनोट कर रहा है यहाँ पर fn, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, मींस ये एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है fn। तो अब ओमेगा को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ओमेगा को डिनोट की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि ओमेगा ऑफ gn इक्वल्स टू f। ये इतना सा स्टेटमेंट अभी कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी, इस कॉम्प्लेक्सिटी का, इस एल्गोरिदम का जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड का मतलब इसका जो ओमेगा होगा वो ओमेगा होगा ओमेगा ऑफ gn। लेकिन कब होगा? वो तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ c, जब एक कांस्टेंट c एग्जिस्ट करे एंड दिस c इज ग्रेटर देन 0 एंड n नॉट। मींस कोई भी कांस्टेंट c है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और n नॉट से भी बड़ी होगी। अब n नॉट क्या है वो भी देखते हैं। सच दैट जिससे कि ये हो
सच दैट Fn ये कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बड़ी या इक्वल रहे सी GN से फॉर all n is greater than equals to n naught। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। चलिए एक बार और देखते हैं। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है कि ये एल्गोरिथम, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये ओमेगा ऑफ जीएन होगी। ओमेगा ऑफ जीएन का मतलब ये बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये लोअर बाउंड होगा। कब होगा? ये तब होगा जब देयर एग्जिस्ट अ सी, जब एक कांस्टेंट सी एग्जिस्ट करे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और n नॉट हो सच दैट, और हमेशा ये सेटिस्फाई हो ये कंडीशन। ये कंडीशन है कि fn मींस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बड़ी होगी cgn से। cgn का मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि लोअर बाउंड, दिस इज द लोअर बाउंड। फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लोअर बाउंड से बड़ी होगी, cgn इज द लोअर बाउंड, मींस ये लोअर बाउंड हमेशा छोटा या इक्वल रहेगा किससे? फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी से, मींस fn से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0, मींस अगर हम n की वैल्यू बढ़ाते रहें, n0 से आगे को बढ़ाते रहें, n0 कुछ भी हो सकता है, फिलहाल के लिए n की वैल्यू अगर हम n0 से बढ़ाते रहें तो हर केस में क्या होगा कि दिस fn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cgn। दिस मींस cgn जो ये होगा ये हमेशा छोटा होगा fn से, बिकॉज दिस इज अ लोअर बाउंड, क्योंकि ये है यहां पर लोअर बाउंड, राइट। तो अब इसको और समझने के लिए हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। ये तो होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकली प्रूफ कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए जैसा हमने अपने इस सीरीज के प्रीवियस वाले वीडियोस में देखा था कि हमने एक फंक्शन लिया fn और उसको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया। तो एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, सेम एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं जो पहले देखा था। fn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, मींस ये एक फंक्शन है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली और ये कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये निकल के आई। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब देखिए, अब हमें ये प्रूफ करना है कि fn, this fn always greater than equals to cgn। अब gn क्या है? gn के बारे में भी हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि gn में क्या होता है। gn निकालने के लिए हम ये जो fn है, fn के लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हायर ऑर्डर टर्म लेते हैं। तो यहाँ पर हायर ऑर्डर टर्म है n स्क्वायर, तो gn यहाँ पर होगा n स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए fn क्या है? fn है ये, दिस fn इज 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। gn क्या है? gn है n स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस n स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक ऐसे कांस्टेंट से करनी है। यही कह रहा है gn की मल्टीप्लाई सी से करो कि n स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक ऐसे कांस्टेंट से करनी है कि अगर हम इस n की वैल्यू n नॉट से बढ़ाते रहें, मींस n नॉट की जो भी कुछ भी, मान लो 1 वैल्यू है या 0 वैल्यू है, तो हम 1 से बढ़ाते रहें और हर केस में फॉर ऑल, दिस मींस हर केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि fn हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू cn स्क्वायर रहे, बिकॉज cn स्क्वायर इज द लोअर बाउंड, क्योंकि ये है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब इससे कम टाइम तो ले ही नहीं सकता, राइट। तो अब फाइंड आउट करते हैं। अब क्या होगा? c की हम क्या वैल्यू लें? तो देखिए, अगर हम c की वैल्यू 3 ले लें, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है और आप थोड़ी एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर c की वैल्यू हम 3 लें, c की वैल्यू हम 3 ले लें, c की वैल्यू 3 ले लें। अब देखिए क्या होगा, मैं c की जगह यहाँ पर 3 रख देता हूँ, 3 रख दिया। तो अब देखिए
ये 3n² और ये 3n² तो सेम है, और ये जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है यहाँ पर 2n+1 fn में, अब ये 2n+1 इस पूरे fn की वैल्यू को हमेशा बढ़ाते रहेगा 3n² से, मींस c gn से ये बढ़ाते रहेगा, राइट। अब इसको और समझने के लिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, ये हमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले फिर लिख लेते हैं कि fn क्या है। fn हमने देखा है, अभी अज्यूम किया था, fn है 3n² प्लस 2n प्लस 1, एंड दिस cgn इज cgn is 3n², राइट। और हमें चलिए n की वैल्यू लेना शुरू करो। n की वैल्यू हमने ले ली सबसे पहले 0, n की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 यहाँ पर fn में n की वैल्यू 0 रखते हैं। जब n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। n की वैल्यू 1 रखने पर 3 4 5 6, ये fn तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो cgn कितना हो जाएगा, 3 × 1, दिस इज 3 हो गया। n की वैल्यू 2 रखने पर देखते हैं, तो अब n की वैल्यू 2 रखते हैं, और n की वैल्यू 2 रखने पर 2 × 4 4 3 8 12 12 4 16 17, दिस इज 17। और यहाँ पर 2 वैल्यू रखिए cgn में n की 2 वैल्यू 2 × 4 4 3 12। ऐसे ही फिर n की वैल्यू हम 3 रखेंगे और ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, तो हम हर केस में देखेंगे, क्या देखेंगे कि fn is always greater than equals to cgn, always greater than equals to cgn, always greater than equals to cgn, ये हमेशा ये cgn से बड़ा होगा, राइट। तो अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो this is the y-axis of graph and this is the x-axis of graph, और ये x-axis represent करेगा input values, means n को represent करेगा, और ये represent करेगा y-axis fn को और cgn। तो चलिए x-axis की वैल्यू 0, और फिर हमने ले ली 1, 1 के बाद ले ली 2 and 2 के बाद ले ली 3, राइट। और अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अभी y एक्सिस है, यहाँ पर एक काम करते हैं और वैल्यूज भी ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने लिया 10 20 30 40 and 50, सपोज ये हमने लिया, लेकिन बहुत गैप हमने ज़्यादा कर दिया है, कोई बात नहीं। देखते हैं, तो n की वैल्यू 0 पर पहले काम करते हैं, cgn का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो n की वैल्यू 0 पर cgn 0 निकल के आ रहा है, तो n की वैल्यू 0 पर cgn 0, n की वैल्यू 1 पर cgn 3, तो n की वैल्यू 1 पर cgn 3, अगर ये 10 है तो 3 कहीं यहाँ पर होगा, ये 3 है। n की वैल्यू 2 पर cgn 12, तो 12 कहीं यहाँ पर आएगा, cgn 12। ऐसे ही n की वैल्यू 4 पर ये कुछ ऐसे आएगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया cgn, दिस इज द लोअर। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं fn का। तो n की वैल्यू 0 पर fn है, n की वैल्यू 0 पर fn है, n की वैल्यू 1 पर fn है 6, तो 6 कहीं इससे तो ऊपर ही आएगा। n की वैल्यू 2 पर fn है 17, तो 17 यहाँ पर कहीं आना चाहिए, यहाँ पर है। ऐसे ही 3 पर तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, और ये लाइन किसकी है, दिस इज। तो यहाँ पर ग्राफ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि cgn इज द लोअर बाउंड, कि हमारे एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है,
और लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड दिस CGN है। तो फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा CGN से बड़ी ही रहेगी, बड़ी ही है, इसके ऊपर ही है। दिस मींस CGN इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू FN। CGN हमेशा FN से छोटा रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि FN हमेशा CGN से बड़ा रहेगा। दिस इज मैथमेटिकली प्रूव, हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया और ओमेगा हमको क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट नोटेशन, दैट इज थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन तो देखते हैं। थीटा नोटेशन को देखने के लिए इस सेम एग्जांपल को हम लेंगे जो हमने बिगो में देखा था। बिगो मींस जो बिगो में देखा था और अभी ओमेगा में हमने देखा, सेम हम थीटा में देखेंगे। तो ओमेगा था ये, नाउ सी थीटा, THE TA थीटा, एंड थीटा ऐसे डिनोट होता है, एंड दिस इज आल्सो थीटा। तो थीटा इज अ फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस, अब थीटा लोअर बाउंड को एक्सप्रेस नहीं करेगा, थीटा इज अ फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस एवरेज बाउंड, राइट। एवरेज बाउंड या फिर हम इसे कहते हैं टाइट बाउंड, टाइट बाउंड of an algorithm's running time. It measures not best case, it measures average case, average case or average amount of time, right? तो थीटा क्या होता है? थीटा भी एक असिम्प्टोटिक नोटेशन है जो एल्गोरिदम के एवरेज केस को बताता है। अब बेस्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस वो होगा जिस एल्गोरिदम को अगर हम रन करें जो कम से कम टाइम लेगा, अगर वो एल्गोरिदम, तो वो उसका होगा बेस्ट केस। अब अगर वो एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो उसका होगा वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस हमने देखा था बिगो नोटेशन में, और बेस्ट केस हमने देखा था इससे पहले वाले जो भी पढ़ा है ओमेगा नोटेशन में। अब थीटा नोटेशन क्या करता है? थीटा नोटेशन एवरेज केस को देखता है, एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है। मींस जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में होगी। दिस मींस ओमेगा और बिगो के बीच में होगी। तो इसलिए हम इसको टाइट बाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एवरेज केस को बताता है, वो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। दिस मींस हियर द कॉम्प्लेक्सिटी लाइज बिटवीन बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, दोनों के बीच में लाइज करती है। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो कुछ ये है कि थीटा ऑफ GN इक्वल्स टू FN। दिस मीन्स ये अगर ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी का ये जो होगा थीटा GN, दिस विल बी द टाइट बाउंड। ये होगा टाइट बाउंड। टाइट बाउंड का मतलब एवरेज बाउंड। कब होगा? वो तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट a C, constant C, that is greater than 0 and n naught, जो 0 से और n naught से बड़ा होगा, such that क्या होगा कि C1 GN is always less than or equals to FN is always less than or equals to C2 GN, right? तो यहां पर क्या होगा? ये होगा टाइट बाउंड। तो टाइट बाउंड क्या कहता है? टाइट बाउंड कहता है कि हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में लाई करेगी। तो ये है लोअर बाउंड और ये है अपर बाउंड। C1 GN लोअर बाउंड जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ओमेगा में,
एंड C2Gn दिस इज द अपर बाउंड, दिस मीन्स वर्स्ट केस, ये हम देख चुके हैं बिगो में। तो ओमेगा दिस मीन्स दिस लोअर बाउंड और दिस इज अपर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी लाई करेगी, तो इसलिए हम इसको टाइट बाउंड बोलते हैं। फॉर ऑल n is greater than or equals to n naught, मीन्स n की वैल्यू अगर हम n naught से बढ़ाते रहें तो हमेशा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि जो फंक्शन है, फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी fn हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो C1Gn और छोटी हो C2Gn, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करे। तो अब इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली प्रूफ हमने एक्चुअल में ऑलरेडी कर लिया है, बस इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम वही लेंगे, एग्जाम्पल जो हमने सेम लिया है कि हमने एक फंक्शन ले लिया fn और सेम एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, राइट। अब n से इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं, C1Gn का भी C2Gn का भी। तो ग्राफ भी हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर समझ वी हैव ऑलरेडी ड्रॉ, राइट। तो C1Gn क्या है, दिस इज द लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड हमने नोटेशन में देखा था, ओमेगा नोटेशन में, कि लोअर बाउंड कुछ इस तरीके से चलता है, दिस इज C1G एंड C2Gn इज द अपर बाउंड। ये भी हमने देखा था कि अपर बाउंड कुछ इस तरीके से आता है C2Gn, ये हमने देखा था बिग नोटेशन। अब fn क्या होगा, fn इन दोनों के बीच में लाई करेगा। fn का मतलब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ होगा fn। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द टाइट, क्योंकि ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में आ रहा है। देख लीजिए, ये अपर बाउंड और दिस इज लोअर, और इन दोनों के बीच में fn। तो दिस इज ये n है और ये fn, C1G2n, C1Gn एंड C2G। तो हमने सारे नोटेशंस देख लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।